क्या दलित थामेंगे राहुल का हाथ? योगी बिताएंगे दलितों संग रात। दलितों बिना नहीं बनेगी बात। किससे होगी दूरी, किसके होंगे साथ? दलितों के दिल में क्या है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। इस देश में दलित हैरान और परेशान है। अचानक से उसकी राजनीति में पूछ इतनी बढ़ गई है कि दलितों में चारों तरफ से हर राजनीतिक दल चमत्कारिक प्रदर्शन करने पर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। सभी राजनीतिक दलों के पास एक एजेंडा है, उस एजेंडे का नाम है दलित एजेंडा। खासतौर पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देश की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विशेष तौर पर दलित एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और कुछ फैसले होने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दलितों के यहाँ खाना खा रहे हैं। प्रतापगढ़ में वो दलित परिवार के बीच में है और दलितों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नज़दीक है और उनके मसाइल से वो अपने को ताल्लुक़ रखती है और उनसे जोड़ कर रखती है। दूसरी तरफ सदन में, विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान फ्लोर पर किया था कि उनकी सरकार दलितों को और ओबीसी में जो अति पिछड़े हैं उनको और दलितों में भी जो अति दलित हैं उनको आरक्षण देने के लिए, यानी आरक्षण में कोटा विदिन कोटा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकार में ने अपनी विल दिखाई और मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये बोला। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पर भी विचार कर रही है कि क्या प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर वो आगे बढ़ सकती है और उम्मीद ये की जा रही है और जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, वैसे लग रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। बीजेपी का इन दिनों दलित प्रेम बहुत उमड़ रहा है और ये दिखाई भी देने लगा है। अब इसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। राहुल गांधी ने दलित सम्मेलन बुलाया है, जल्दी वो एक बड़ा दलित सम्मेलन करने जा रहे हैं और घूम घूम कर हर प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। बहुजन समाज पार्टी भी इस मैदान में है, जो ये मानते हैं कि दलित का वोट सिर्फ उनके लिए है, वो भी मैदान में है और ये बताने की कोशिश है कि दलितों का हित सिर्फ उनके यहाँ सुरक्षित है। जिन्होंने कभी दलित की बात नहीं की, वो समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक कर दलित हित में मैदान में है और बाबा साहब की मूर्तियाँ लग रही हैं और उन पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण समाजवादी पार्टी मुख्यालय में हो रहा है। कुल मिला के मसला इस बात का है कि हर पार्टी के लिए दलित एक सुनहरा मौका है, एक बड़ा वोट बैंक है जिसको हर कोई तोड़ने के लिए, हर कोई अपने साथ लाने के लिए बेचैन है। तो दलित एजेंडा अचानक से तेज क्यों हुआ? अगर आप पिछले 6 महीनों का इस देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये बात आप पाएंगे कि इन दिनों दलितों के प्रति सभी पार्टियों की संवेदना अचानक से बढ़ी है और ख़ास तौर पर 2 अप्रैल को जो कुछ भी इस देश में भारत बंद के नाम पर हुआ, जिस तरह से दलित यूथ अनरेस्ट होकर सड़कों पर आया, जिस तरह से उत्पात और हिंसा हुई, उसके बाद राजनीतिक दलों के कान खड़े हो गए। पॉलिटिकल पार्टी संदेशों को बड़ी तेज़ी से पकड़ती हैं, जैसे राडार सिग्नल पकड़ता है वैसे राजनीतिक दल संदेशों को पकड़ते हैं। 2 अप्रैल की घटना ने राजनीतिक दलों को ये संकेत दे दिया है, ये संदेशा दे दिया है कि दलित एक हैं, एक नाके से गुजर रहे हैं, एक चौराहे से गुजर रहे हैं और उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं, एक जैसी सोच है और राजनीतिक तौर पर वो कोई बड़ा निर्णय करेंगे तो हर कोई ये चाहता है कि इसका लायन शेयर, बड़ा हिस्सा उनको मिले। तो दलित वोट बैंक है जिसको हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वाकई में दलित एजेंडा क्या है? दलितों का हित किस बात में छिपा हुआ है? क्या और किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है? किस पार्टी का क्या एटीट्यूड है और किस पार्टी का क्या विजन है दलितों को लेकर? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस राजनीतिक दल का दलितों को लेकर क्या कुछ एजेंडा है। इस मसले पर पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी, दीपक सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अवधेश वर्मा जाने माने दलित चिंतक और अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मेरे साथ लाल जी निर्मल साहब विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। असीम वकार AMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और दलित शोषित समाज से विशेष तौर पर मैंने आज आमंत्रित किया हुआ है, मेरठ से चलकर स्वयं लखनऊ आए हैं, संत राम प्रजापति जी। इनकी खासियत ये है कि ये 17 जातियों को जो
पिछड़े समाज के हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने के लिए बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 17 पिछड़ी जातियां जिसमें राजभर, बिंद, इन सब जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाए, उसके लिए अभियान चला रहे हैं। वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में विक्रम उपाध्याय मुझे ज्वाइन करेंगे और बीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। आलोक जी, इस डिबेट को मैं आपसे ओपन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है? अचानक से दलितों से प्रेम आपका क्यों बढ़ा? क्या आपको लगता है कि दलितों का कुछ मोह भंग हुआ था आपसे? ब्रजेश जी, अच्छा सब्जेक्ट लिया है आपने, आपको मैं बधाई दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दलितों की चर्चा क्यों हो रही है, उनकी इस अवस्था को पहुंचाने वाले कौन लोग जिम्मेदार थे, जो आज 70 साल बाद भी जो है उनकी स्थिति है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि दलितों का उत्थान क्यों नहीं हुआ, और सभी जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। एक कलावती का भी नाम बहुत गूंजता होगा। एक समय पे आया था कि राहुल गांधी जी उसके घर पे भी गए थे और उसके बाद वो देश और विदेश सब जगह फेमस हो गई थी। लेकिन उसी कलावती ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल गांधी ने मुझे धोखा दिया है, मुझे जो भी वादा किया था वो नहीं किया। उसकी मां ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि हम तो सभी के सबका साथ सबका विकास में हम सब समाज को समग्रता से समरसता से देखते आए हैं और शुरू से करते आए हैं। उसी की वजह से 3 बार हमने आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को भी सत्ता सौंपी थी और उनको लेकर चले थे कि वो समाज को नेता थी और उस समाज को आगे बढ़े। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका साथ दिया था उस समय। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे गरीब घर से आने वाले, दलितों के घर से आने वाले आज देश के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति कोविंद जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्राथमिक सदस्य थे। तो दलितों को सम्मान कैसे मिले, ये हमने दिया है। कांग्रेस ने उसका माखौल उड़ाया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए 2-2 बार चुनावों में उनको बेइज्जत करने के लिए घर के सामने दुकान लगाने वाले तक को टिकट देकर के, और कांग्रेस के नेता नेहरू जी ने जाकर के हरवाया उसको। तो आज वो जो नाम ले रही है, और यहाँ तक कि अंबेडकर जी की तेल चित्र जो है लोकसभा के अंदर लगने नहीं दिया। यहां तक कि भारत रत्न जो उनको मिल जाना चाहिए था बहुत पहले, वो भी कांग्रेस ने जो है उनको नहीं दिया। तो आज हम सीधी सी बात कहते हैं, हमारा सीधा स्पष्ट आरोप है कि हम तो सबका साथ सबका विकास में दलितों के लेके चल रहे हैं। हम उनके घर पे आज उज्ज्वला गैस योजना के तहत घर में गैस पहुंचा रहे हैं, मजदूरों को रोशन कर रहे हैं, उनके घर में बिजली पहुंचा रहे हैं। करने की क्या जरूरत है? आप लोग दलितों के प्रति इतना प्रेम, जैसे उनके घर में खाना खाने जाना, उनके घर में बैठना, मतलब अगर आप वाकई में दलितों के साथ जुड़े हैं तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत है आपको? कोई मोह भंग हुआ है क्या आपसे? देखिए ब्रजेश जी, चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, ये मीडिया की दिलचस्पी है कि वो देख रहा है इस चीजों को और प्रचार कर रहा है। हमारे नेता पहले भी दलितों के घर जाते थे, प्रवास करते थे, लेकिन वो खबरें नहीं बन पाती थी। क्योंकि अब सरकार में है, मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री स्वयं प्रवास कर चुके, तो वो खबर अब बनेगी ही बनेगी। जैसे कि हम उस तरह से नहीं करते जैसे राहुल गांधी जी कलावती के यहाँ जाकर एक इवेंट शो करते हैं, उसके बाद जाते नहीं है। दीपक सिंह जी, मैं आपसे पास आना चाहता हूँ कि आखिर क्या ऐसे, देखिए डिप्टी सीएम दलित के घर खाना खा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग दलित एजेंडा है, बीएसपी तो खुद ही कहती है कि वो दलितों के उनसे ज़्यादा हितैषी कोई नहीं है। आपकी भी राजनीतिक दुकान में दलितों के लिए क्या क्या सामान है? देखिए, आपका एजेंडा क्या है? हमारी दुकान में दलितों के लिए सामान नहीं, सम्मान है। इनकी नज़र में, इनकी दुकान पे जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की है, इन्होंने शुरू किया रोहित वेमुला, ऊना, गुना, पूना, मुजफ्फरनगर ने दलितों का उत्पीड़न किया। दलितों का भी बड़ी अच्छी बात आपने खुद कह दी अपनी जुबान से कि हमारे एजेंडे में नहीं था, लेकिन अब हमको मीडिया दिखाएगा। दलित के मन में इनके लिए मानसिकता यह है, जब दलित बस्ती में जाएंगे, साबुन तेल पहले, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अभय विष्ट जी, पहले साबुन तेल पहुंचा देंगे। इनके नेता 5 स्टार उच्चारण ले, जो उनका नाम है, इस तरह से किसी का नाम जो नाम है नहीं, उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। खाना आधिकारिक नाम है, खाना किसी होटल से जाएगा। देखिए, ये लोग ढोंग करते हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। हमारी पार्टी ने पहले भी किया है, जब सरकार बनी, हमारे पार्टी में गृह मंत्री रहा है, हमने राष्ट्रपति दिए, हमने तमाम गवर्नर दिए। आज भी हमारी पार्टी का जो नेता कांग्रेस का संसदीय दल का है वो भी दलित है। हम दिखावा नहीं करते। हम इनकी पार्टी कैसे किस मुंह से बात करेंगे? जो इनकी जननी है आरएसएस के किसी भी उसमें दलितों की एंट्री पर पाबंदी है, जहां से इनकी नर्सरी तैयार होती है भारतीय जनता पार्टी। दलित प्रेम ऐसा कब से जग गया? जबकि देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर उत्तर प्रदेश का लंबे समय से इतिहास देखें तो दलित आपके साथ नहीं है, शेड्यूल कास्ट आपके साथ नहीं है। वो या तो बीएसपी के साथ गया, या बीजेपी के साथ गया, या बट गया, बट कांग्रेस को दलित वोट नहीं करता। अब आप रायबरेली अमेठी को छोड़कर बात करें तो आप ये पाएंगे कि दलित तो इन टोटलिटी वो आपके साथ नहीं है उत्तर प्रदेश में। ब्रजेश जी,
कहाँ है, किसके साथ है, विषय नहीं है। राजीव गांधी जी कुछ तो प्रधानमंत्री आप थे। में कमी होगी ना कि आपको छोड़कर चला मैं गया। बताता हूं ब्रजेश जी, जो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 25% जो देश का बजट था उसमें दलितों के हित के जो कार्य हैं उसके लिए आवंटित किया था। हमारे दिल में उनके लिए जगह है कि उनका सम्मान बढ़े, उनका जो सम्मान है बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उस धन में कटौती कर दी गई, क्योंकि इनके मन में उनके लिए नहीं, इनको इवेंट करना है, इनको खबर बनानी है। हम ना इवेंट करते हैं ना खबर बनाते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। हमने पंचायतों में व्यवस्था तो की सम्मेलन दलितों को। किस लिए बुलाया फिर? हमने पंचायतों में दलितों सम्मेलन, हर गांव से दलित समुदाय के लोग निकलकर राजनीति में भी आए। हमने उनको नौकरियों में आरक्षण दिया, हमने उनके लिए बहुत सारे काम किए। हमने अब्दुल पहले भी हमीद कहा, गांधी साहब, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। समाजवादी पार्टी ने इस बात का मुखर विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आया था प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ, तत्काल समाजवादी पार्टी ने उसको पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया था, सबको डिमोट वगैरह कर दिया था। बिल्कुल। आज समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ खड़ी है। कृपया, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो आप ये बताइए कि प्रमोशन में आरक्षण पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल व्यू क्या है अब? देखिए ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि ठीक बहुत पूछा? सीरियस इशू, बहुत गंभीर इशू है और मैं समझता हूँ कि मुझे वक्त देना होगा। समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है। प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में है। बिल्कुल, मैं नोट किया जाए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के हक में है। बिल्कुल पक्ष ये में वही समाजवादी पार्टी मुझे है सुना जो जाए, विरोध में थी। मुझे सुना जाए। हाँ, मैं समाजवादी सुना पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय I की want to make it clear, वो बिल्कुल, मैंने कर दिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में समाजवादी पार्टी सबसे अग्रसर है। आप चाहते हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। हम आरक्षण के फेवर में हैं। प्रमोशन हम में चाहते हैं आरक्षण। कि आबादी के हिसाब से चाहे वो आरक्षण हो या प्रमोशन में आरक्षण हो, हम इसके पक्षधर हैं और बिल्कुल हम स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। हमसे जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो एक चूक है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमेशा मजबूत करेगी इस देश के अंदर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि जो हमारे समाज के ऐसे हिस्से हैं एक जो चीज और हमेशा स्टैंड क्लियर कर दीजिए, ये जो 17 मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा, जो 17 जिनको शेड्यूल्ड कास्ट का में शामिल करने पर विचार चल रहा है, क्या आप इस हक में भी हैं कि उन 17 पिछड़ी जातियों को, उन जातियों के नाम भी मैं बता देता हूँ: राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुमार, धीमर, बिंद, भर, केवट, देवर, बाथम और मांझी। देखिए, मैं बताऊं आपको कि 2004 में मैं बता रहा हूं आपको, 2004 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रेजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद 2005 में कार्रवाई हुई। उसके बाद 2013 के अंदर माननीय अखिलेश जी ने कार्रवाई की। मैं बता रहा हूं, और दिसंबर 22, 2016 को माननीय अखिलेश जी ने रेजोल्यूशन भेजा। हम इसके पूरे पक्षधर हैं, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो 50% रिजर्वेशन पे कैप है, करिए, मेरे सवाल ले लीजिए। मैं इस बात को स्वयं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर इशू है ब्रजेश जी, इसलिए मुझे कहना, अखिलेश ने प्रयास किया, बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, ये ताजा जो अलायंस बीएसपी के साथ, बीएसपी इस हक में नहीं है। आप कैसे करोगे अलायंस में, पार्टनरशिप में? तो आप क्या करोगे? ये मैं मौका दें ब्रजेश, तो मैं बताऊंगा कि 2007 से लेके जो 12 तक सरकार थी माननीय बहन जी की, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन एक राइडर लगाया था कि जो 50% की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए। हम भी इसके पक्षधर हैं कि जो 50% की लिमिट है वो संवैधानिक नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसलिए हम कहते हैं आज हमारे पास इस तरह के आप चाहते हो कि 50% से कोटा और इंक्रीज कर दिया बिल्कुल किया जाए और आबादी के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण हो। जस्ट वेट गांधी जी, जस्ट वेट। अवधेश वर्मा, थैंक यू सो मच, आपने डिबेट के लिए टाइम निकाला। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर आप कई बार सवाल उठा चुके हैं कि ये प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे? एक पहला बेसिक सवाल, क्या अब तो बीजेपी कह रही कि वो लागू करेगी, कोशिश करेंगे वो? दूसरी बात, अगर 17 पिछड़ी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट में लाया जा रहा है, जिनका जिक्र मैंने किया, आपको कोई आपत्ति है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत ही गूढ़ सवाल आपने किया। पदोन्नति में आरक्षण का जो मसला है वो 4 साल से लोकसभा में लंबित है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो चीज लोकसभा में लंबित है उसको आप पास करें। आप उसके लिए अध्यादेश लाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में कहीं ना कहीं कोई खोट है, क्योंकि जो चीज है उसके लिए आप विशेष सत्र बुला लें, 4 दिन में पास कर देंगे। तो वो नहीं करना चाहते, उसके कहते हैं कि मैं अध्यादेश लाऊंगा। अध्यादेश आया और ये भी कह रहे हैं उसके साथ अध्यादेश लाने के पहले वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनको थोड़ा राहत अगर नहीं देगा तब अध्यादेश लाएंगे। इसके बाद 6 महीना जब अध्यादेश चलेगा, फिर चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी,
फिर हमारे सामने प्रचारित किया जाएगा भाई अब तो अध्यादेश ये पास तभी होगा जब दोबारा हमको वोट दोगे, जब हम सरकार में आएंगे। तो आलोक जी से पूछ लेते हैं ना, इनका व्यू क्या है प्रमोशन में आरक्षण? बिल्कुल, अब 17% पिछड़ी जातियों का भी मैं बता दूं, इसके बाद आप पूछ लीजिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, ठीक है। ब्रजेश जी, जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 341 है वो कहता है कि राज्य की जो भी दलितों की आबादी होगी उसके अनुपात में उसको आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में अगर अनुसूचित जाति की बात करें, उत्तर प्रदेश में 21% आबादी है, उसको 21% का आरक्षण है। अगर 17 जातियां जो आएंगी उनकी आबादी 13.63% है। जब 13.63% आएगा और 17 जातियां, जब 66 जातियां वर्तमान में अनुसूचित जाति उसमें मिलेगी तो 83 जातियां हो जाएंगी। तो इस समय जो आरक्षण की सीमा है, आपका कहने का मतलब है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो वर्तमान शेयर है वो शेयर बिल्कुल चला जाएगा, और वो 34.63%। तो आप नहीं चाहते हैं कि ये 17 जातियां शामिल? 17 जातियां आए, लेकिन उनका पूरा भाग कोटा भी आए, क्योंकि संविधानिक, अभी आपने देखा होगा जब ये पहले गया मामला, महापंजीयक ने इसको खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? उन्होंने कहा भाई संविधान की धारा 341 में जब व्यवस्था दी गई है कि पहले आप उसकी आबादी, तो आबादी अगर बढ़ रही है तो 13.63% भी जोड़िए, तो 21 प्लस 13.63 तो टोटल जाके होगा 34.63। और एक चीज आप बता दें जी, अगर कोई बात कहता है कि 50% के ऊपर हो जाएगा तो मामला बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु की तरह अगर आपकी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति विधानसभा से पारित करके ले जाइए, संविधान की नवी सूची में डालिए, वहां 69% आरक्षण है। डायलॉग जी 20 सेकंड में आप प्रमोशन में आरक्षण और 17 जातियों पर जो मुख्यमंत्री ने भी अपना फ्लोर पर बोला था, मैं उस पर आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, फिर मैं लालजी प्रसाद निर्मल को जोड़ूंगा। देखिए, हम लोगों ने जरूर प्रयास किया है कि अति पिछड़ी जातियां जो अभी तक जिनको लाभ नहीं मिल रहा है और खाली क्रीमी लेयर उसमें जो है लाभ उठाती रही है, उसको उनको भी मिले। और दूसरा, दलितों में भी जो अति दलित हैं जिनकी चिंता नहीं होती है, उसमें भी मैक्सिमम एक ही जाति के लोगों को ज्यादातर सुविधाएं मिल जाती है, बाकी अति दलित छूट जाते हैं, उनको भी उसमें लाभ मिले, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। और रही बात, चूंकि जो प्रमोशन में आरक्षण की बात है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोशन में जो आरक्षण की बात है ये गंभीर मुद्दा है। इसमें आदरणीय उच्चतम न्यायालय का आदेश भी लागू हुआ है, इसकी वजह से ये कैंसिल हुआ था। इसको हम ही लाए थे, ये कानून भी बीजेपी लाई थी, अटल जी के समय पे। अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? उनसे पूछने देना, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये एक गुण कानूनी व्यवस्था है हमारे यहाँ। इस पर जो है पूरा एक ड्राफ्ट बन रहा है, निर्णय कुछ ही समय में आएगा और इस संसद में रखा जाएगा। अभी उसमें जो है जल्दबाजी में कुछ कहना, बहुत सेंसिटिव इशू है। आज की तारीख में इस पर कोई बहुत स्पष्ट रूप से कोई तारीख बताने की स्थिति में मैं इस समय नहीं हूं, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि न्याय सबको मिलना चाहिए और हम न्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। आप मुझे सर बताओ, पहले तो आपको बहुत बधाई, आप राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला और आप अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम के अध्यक्ष बने, आपको मुबारक, बधाई आपको। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दलित इस देश में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दलों का एक हथियार बन गए हैं कि हर कोई अपने हिसाब से उसको फायर करना चाहता है अपने विरोधियों पे? और दूसरी बात यह है कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, 17 पिछड़ी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाना और दूसरा प्रमोशन में आरक्षण। ये दो कोर इश्यूज हैं दलितों के, जिनको वो चाहते हैं कि इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। जी ब्रजेश जी, दलित राजनीतिक दलों के एजेंडे में है और सबके लिए चिंता का विषय भी है। हम तो आधी सदी तक कांग्रेस के वोट बैंक रहे, लेकिन हमारी स्थिति में कोई इजाफा नहीं हो पाया। हम समाजवादी पार्टी के पास भी गए, हम बहुजन समाज पार्टी के पास भी गए, हम लगभग सभी दलों के पास गए, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बहुत तब्दीली नहीं हुई। उसका मुख्य कारण यह रहा है कि लोगों के पास दलितों के लिए कोई घोषित एजेंडा नहीं रहा। जब इस देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में जब दलितों की सत्ता बनी, तो अंबेडकर महासभा ने कहा कि सरकार दलित एजेंडा घोषित करे कि दलितों के लिए क्या किया जाना चाहिए, जमीन के सवाल पे, उनके उत्पीड़न के सवाल पे, उनके रोजगार के सवाल पे एक रोड मैप तैयार हो। उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने हमारे अंबेडकर महासभा के तमाम अधिकारियों के खिलाफ बड़ी गंभीर कार्रवाई की और उसमें सबसे अधिक उत्पीड़न तो मेरा ही हुआ, मुझे निलंबित कर दिया गया था और कई अधिकारियों को बहुत असंवेदनशील पदों पे भेज दिया गया था। तो लोगों के पास दलित एजेंडा नहीं रहा और जब तक दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
पहली बार दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक योजना लेकर के आए कि दलित उद्योगपति बने। ये जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसको लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर, दो कोर इश्यूज हैं, मैंने नोट कर लिया आपकी बात जी। दो कोर इश्यूज हैं जिन पर मैंने जी। अपना प्रारंभिक सवाल भी आपसे रखा था जी। और मुझे लगता है कि इन दो इश्यूज पर आपको एक अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। एक तो जी। प्रमोशन में आरक्षण परिस्थिति निश्चित स्पष्ट होनी चाहिए, और दूसरा ये 17 पिछड़ी जातियों को लाने की कवायद शेड्यूल्ड कास्ट में यूपी की सरकार और यूनियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। आप इसको सही मानते हो, गलत मानते हो, देखिए, या क्या आपके विचार हैं? प्रमोशन में आरक्षण का जो सवाल है ब्रजेश जी, देखिए संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 16(4) ए में वो कहा गया है कि प्रोन्नति में आरक्षण देय होगा, और वह कानून आज भी विद्यमान है। उसमें जो एम नागराज केस में जो 3 बिंदुओं पे पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, जानता हूं सर, ये व्हाट्स योर जो पॉइंट ऑफ व्यू सर? जी, हम ये चाहते हैं सर, मंत्री बनने के बाद तो आप कुछ आपके बयान ही बदल गए। प्लीज मेक इट क्लियर सर। जी, मैं ये कह रहा हूं, आप साथ हो प्रमोशन में आरक्षण के, खिलाफ हो, न्यूट्रल हो, क्या हो? नहीं, प्रोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। ओके, और 17 पिछड़ी जातियों को शामिल किया जाए, न किया जाए? हमने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप प्रोन्नति में आरक्षण दे दीजिए, दलितों के राम बन जाएंगे। ये मैंने लखनऊ में ही कहा था। सर, अब दूसरा सवाल मेरा कि 17 पिछड़ी जातियों को अगर शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जा रहा है तो आपको कोई एतराज है? जी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए, ये जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जी, यद्यपि ये अस्पृश्यता से ग्रस्त नहीं रही हैं, लेकिन इनकी हालत दलितों से भी गई गुजरी है। इसलिए इनको अगर अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और असीम वकार साहब, जी, असीम वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं MIM के। वकार साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त इस डिबेट के लिए निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों अचानक से भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज़्यादा ही प्रेम दलितों के लिए उमड़ा है, कांग्रेस भी पीछा कर रही है। समाजवादी पार्टी का तो व्यू आपने सुना कि वो तो प्रमोशन में आरक्षण के अब पक्षधर हो गए हैं, जबकि सबसे बड़ी खिलाफत इन्होंने ही की थी। तो ऐसा अचानक से राजनीति करवट कैसे ले रही है? आप इसका कारण क्या मानते हो? आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं कि थोड़ा न्यूट्रल होकर आप बता पाओगे, क्योंकि आपका वोट बेस वो लोग नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान में दलित हो या मुसलमान हो, इनकी स्थिति तब सुधर सकती है जब हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोगों के मानसिकता में बदलाव आएगा। आप यहाँ बैठकर रामजी लाल निर्मल जी बोल रहे थे, लालजी प्रसाद निर्मल जी लालजी निर्मल जी बोल रहे थे। हाँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आज 70 साल के बाद हिंदुस्तान में मैं सैकड़ों तस्वीरें आपको ऐसी दिखा दूंगा, नफरत की तस्वीरें जो हैं, जिसमें आज अंबेडकर जी की मूर्ति को जाली में कैद करके सलाखों के पीछे ताले में रखा जाता है और उसके ऊपर सुरक्षाकर्मी बंदूक लेकर बैठता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दे। ये हालत है सर दलितों की, और ये नफरत का आलम है। अब इस नफरत को कैसे ख़त्म करेंगे आप यहाँ पर नौकरी में आरक्षण देकर, आप लॉलीपॉप देकर वोट तो हासिल कर सकते हैं, समझ नहीं आता लेकिन कि हमेशा आप नफरत की बातें क्यों करते हैं? ये कभी देश को मिलने समाज की बात सर, इनके जो मुंह से मैंने- निकलती है, जो ये मैंने यही कही सर, रहा है। देश को जो तोड़ो, सच्चाई समाज है को मैंने तोड़ो, बयान कर इनके दी। नेताओं को यही रहा है। तो उसका अब उसको अगर आप लोग को बुरा लग रहा है हाँ, तो आलोक सर जी को आप थोड़ा लोग की बुरा लगा मर्जी है। जी। हाँ। सर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पहले वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों के दिमागों से मुसलमानों और दलितों के जो दिमागों में गंदगी भरी हुई है वो निकालें बाहर। आप साहब, अगर मैंने आप तो चाहते कहा हैं कि दिमागों में हिंदुस्तान गंदगी का भरी उत्थान है। हो, कोई एक हिंदुस्तान उदाहरण दे की दीजिए तरक्की आप। हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, तरक्की लोगों की हो, समाज की हो, देश की हो, तो मैं अरे समझता हूँ आपको आरक्षण से चैलेंज किया बेहतर है आलोक कि जी ने, आप आप अपने- बताइए कि क्या तो बीजेपी ने कर डाला है सर? अब बताइए, एक भी आदमी का नाम लीजिए हाँ, ना, आप आपका बताइए। जानते हो किसी चीज को। आप अफवाहें ना फैलाइए यहाँ बैठ करके। नहीं, अंबेडकर की मैं आपको तस्वीर दे दूंगा। प्रतिमा, मैं तस्वीर दे अंबेडकर दूंगा की आपको। प्रतिमा, सुनिए, मैं अंबेडकर की तस्वीर दे प्रतिमा, दूंगा आपको। अंबेडकर की प्रतिमा किसके रिजिम में जाल में बंद की गई? सर, ये आपके बताइए, रिजिम में। उस समय आप कहाँ आपके थे? रिजिम में। आपके नहीं, रिजिम में। आप आपके पता रिजिम करिए, यह 2 साल पहले की घटना है।
सर उस एक 2 साल पहले एक सवाल और ले लीजिए, एक सवाल और अम्बेडकर की मूर्ति अम्बेडकर की मूर्ति कब तोड़ी गई, क्या किया निर्मल जी ने? निर्मल जी मेरी एक आवाज बहुत सवाल, इको बहुत हो रहा है, निर्मल जी इको एक खत्म सवाल कराइए आपसे जरा। बहुत जरूरी करना है। इको ठीक किया जाए भाई, इको ठीक किया जाए। निर्मल जी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी अब कोई तो आएगा, जवाब अब नहीं तो है आप ना। भारतीय जनता पार्टी का राज्य मंत्री भी है, तो आपसे सवाल करना उचित होगा क्योंकि आप भाजपा के सर राज्य मेरी मंत्री बात आप ही हैं। खत्म नहीं हुई अभी। तो पदोन्नत बिल पर जब आप प्रधानमंत्री जी आए थे आपके अंबेडकर महासभा में, आपने छोटा उनको दिया सवाल था, करें, छोटा आपने उनको दिया था और कहा था आज बहुत दिन हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि अब आप भाजपा के राज्य मंत्री हैं एंकर कौन है भाई? और नहीं बिल्कुल नहीं, एंकर को भी होगा ये तो छोटा सवाल कर लें, छोटा आप वो भारतीय जनता पार्टी को हम चाहेंगे कि एक दिन जाके आप प्रदेश के ऑल राइट, मुख्यमंत्री ओके, जी को सवाल हो गया। देकर अपना ऑल पदोन्नत राइट। बिल पास कराने की सीमा तो आसिम पूछिए। मुखार, आसिम मुखार आप भी तब सवाल पास कर लें, आप बोले आसिम मुखार। जी मेरी बात नहीं खत्म करने दी। हाँ, बोलिए, रामजी लाल निर्मल जी बुरा मान गए। आप मंत्री हैं सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, आप कई बार मंत्री बने, लेकिन सर आप अपने समाज को जवाब कैसे देंगे जब आपके लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाएगा, जब आपके लोगों को बारात नहीं निकालने दी जाएगी, जब आपके लोग जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, जब आपके लोगों को मंदिर में जाने पर धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा, तो आप किस कैसे क्यों तो हिंदुस्तान ये में नफरत की बात कर रहे हो? सरकार कुछ कानून निर्णय क्यों नहीं देंगे बना की रही है, बात असीम सरकार मुखार साहब जेल क्यों नहीं सुनिए। भेज रही है, सरकार मेरी बात आप सुनिए। लॉलीपॉप इन पकड़ा दोनों रहे लोग को स्क्रीन पे आप लिया मेरी जाए। बात लॉलीपॉप सुनिए। पकड़ाएंगे। आप देखिए जवाब दें, जवाब दें। दलितों की ये जो आप भूल गए क्या? बिहार को भूल गए? सर आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेंची चंद्रशेखर हत्याकांड, आजाद बेंची हत्याकांड को आप भूल गए क्या? किस मामले में जेल में है आप सर? आप लक्ष्मणपुर बाथे को मैं भूल पूछ गए रहा हूँ क्या? आपसे सर, मैं जवाब दीजिए आप मुझे। चंद्रशेखर आजाद को आप लोग जेल में डाले हुए हैं, उस पर अनिश्चय आप लोगों ने तामील की है, उसका क्या जुर्म है? उसका जुर्म सिर्फ इतना सा है कि उसने अपने लोगों के ऊपर जो हमला हुआ था उसका जवाब दिया। आप उसे जेल में डालेंगे, आप जमानत नहीं देंगे, न जाने कितने क्रिमिनल्स हत्याओं के जो मुजरिम छोड़े जा रहे हैं। दलितों माया की जो कोटलानी को बरी त्रासदी है, किया जा रहा है, माया दलितों की कोटलानी जो को बरी किया जा रहा है, आसिम बरी हो रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को आप जेल में डालेंगे। ये सैकड़ों सालों आप तक दलित चलता उत्थान की बात रहेगा। करते हैं निर्मल जी, आप किस तरह की अंबेडकर महासभा चला रहे हैं? अंबेडकर के नाम पर लड़ाई लड़ने वाला, अंबेडकर के नाम को आगे लेकर चलने वाला आज जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। आप नहीं, क्या देखिए, मुंह वह गया एक- है? वह आप एक- अपना मंत्री पद के वह लिए एक आप पूरी वह कौम एक को बेचने प्रशासनिक का काम सवाल कर रहे है। हैं। वो मैं इसकी लैंड मुखालफत ऑर्डर का करता हूं। सवाल है। आसिम मुखार, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए निर्मल जी को। आप सर्टिफिकेट थोड़ी दे सकते हैं निर्मल जी को। आप कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले भाई? मैं मुखार पूछ साहब, रहा हूं आपसे हाँ। कि चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर जमानत नहीं रावण मिल नाम रही एक तो है, नाम NSA में करेक्ट उसको करिए। अंदर करे हुए हैं, उसको चंद्रशेखर- किस तरह से इन्होंने बंद चंद्रशेखर करके आजाद आंखों का को पीछे सवाल रखा हुआ देश का है। सवाल थोड़ा निर्मल नहीं जी है। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी वो तो हैं एक व्यक्ति तो आपको का आवाज सवाल है। उठाना पड़ेगी उन लोगों के लिए। नहीं निर्मल जी, आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को सही फंसाया गया है। आप नहीं नहीं नहीं, मैं बस कर रहा हूँ। देखिए ये गलत कैसी बात कर रहे हैं आप? शब्द मत डालिए, कैसी खराब बात साइन कर नहीं रहे किया हैं? है। ये नहीं है, वो वहाँ ये पर मैंने नहीं कहा। उन्होंने वहाँ पर सिर्फ उपद्रव इसलिए किया है, जेल में डाला आग गया लगवाई है है, कि वो अपनी पत्थरों कौम की लड़ाई लड़ रहा है। वो प्रशासनिक निर्णय है। लोगों ने उपद्रव तो किया था। ये गुंडागर्दी कोई करेगा तो उसको उसके लिए कानून है। कोरेगांव में बहुत लोग गुंडागर्दी करने उपद्रव वालों के किए लिए थे। कानून है, कोरेगांव उसमें के कोई गुंडे जाति को से मत पकड़ाएंगे। देखिए। जो अरे क्रिमिनल होगा, गुंडों को जो क्रिमिनल होगा वो पकड़ाएंगे। जातीय या धर्म से मत देखिए। कोरेगांव के क्रिमिनल गुंडों क्रिमिनल को होता है। ना 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 ना, दलितों उन्होंने वहाँ पे के आगे साथ- लगवाई, उन्होंने वहाँ पे दलितों के साथ समाज को बांटने का निर्मल काम किया, साहब- वहाँ पे पथराव किया। नहीं, आलोक के जी, साथ तो निर्मल सभी साहब ने कुछ खेला बोलना है। चाहते हैं, बोलें। निर्मल साहब बोलिए आप। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। दलितों के साथ जो त्रासदी है वह अनायास नहीं है, और यह त्रासदी आज की नहीं है। आप बिहार में देखिए, शंकर नहीं मैं सर आपकी आवाज, क्या मैं खत्म आपकी हो गई आवाज है? बात काट रहा हूँ। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ आसिम कि मुखार क्या साहब- चंद्रशेखर आजाद की बिगहा में गलती देखिए, इतनी बड़ी है? चंद्रशेखर रावण नरसंहार हुआ कौम की लड़ाई लड़ रहा है, अपने कौम के बेंची में बच्चों की देखिए, लड़ाई लड़ रहा है, इंदिरा आप गांधी उसको जमानत नहीं हाथी पे देंगे, चढ़ आप के NSA चली गई। शामिल करेंगे तो और फिर आपसे देश बात में- पूछी जाएगी देश तो आप में जो- बिहार और बम्बई देश और में जो कोरेगांव दलितों के ऊपर करेंगे। अत्याचार हो रहे हैं, क्या सदियों तक चलेंगे? इसके लिए देखिए योजना आ रही है। अब तो रुकी जाएगी, इसके आप पहुंचे लिए वहाँ। इसके लिए हमने किया है। सुनिए मैं संतराम प्रजापति को जोड़ना चाहता हूं। ब्रजेश जी मेरी मैं- बात मैं इस मामले के सुनिए। खिलाफ हमने दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए योजना भाई बनाई है। वकार साहब वो दलितों का अरे- एम्पावरमेंट कर रहे हैं, अरे दलितों को बढ़ावा दे रहे हैं। निर्मल जी आर्थिक जी रूप 2 से दिन पहले उनको चेयरमैन सशक्त बन गए तो आप करने जा रहे हैं। सशक्तिकरण हो जाएगा। ब्रजेश 2 दिन बिल्कुल पहले होगा। चेयरमैन बने, पहले बिल्कुल प्लान तो होगा। देखिए। अच्छा मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, 4 बार। बिल्कुल। तो क्या सशक्तिकरण कर दिया आपने? मायावती पूछिए। तो क्यों नहीं उस समय पूछा आपने? उस समय क्यों नहीं पूछा आपने? सशक्तिकरण उस समय क्यों नहीं पूछा आपने? 4 दिन पहले चार्ज लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 4 दिन नहीं। पहले मैं सशक्तिकरण निर्मल जी से करेंगे। इतना पूछना 4 चाहता दिन हूँ। पहले चेयरमैन नहीं, साहब नहीं, सशक्तिकरण नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं, आरोप अरे नहीं, आलोक जी पूछिए, नहीं, आप बात पूछिए। को संवाद सवाल को करने सुनिए। दीजिए। आलोक जी, अम्बेडकर सवाल महासभा में करने बहुत दीजिए। बड़ा काम कर रहे हैं। पानी नहीं भरने दिया जाता था। आप जिम्मेदारी व्यक्ति हैं। जी, अरे आप आर्थिक व्यक्ति
जाती है। सशक्तिकरण होगा। अरे आप समाज के कानून को मजबूत करिए कि आप मजबूत उनको होगा। जो मायावती नहीं कर पाए उसको हम प्रजापति करेंगे, प्लीज वेट। जो मायावती नहीं कर पाए उसको हम लोग करेंगे। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं। करिएगा, देखेंगे सभी जातियों एक सवाल की एक विद कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड प्रजापति, सिस्टम कृपया नामक इंतजार एक करिए। रिपोर्ट में सर मैं एक संतराम सवाल जी, पूछना चाहता हूं। संतराम जी शांत हो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ वसीम बकर। मैं निर्मल जी से और बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद आपकी नजर में गुनहगार हैं या नहीं है? आप बकार अगर जी, गुनहगार नहीं है तो बकार आप जी लोग पहले जेल तो में नाम क्यों का डाले सही हैं? उच्चारण कर लीजिए। क्या अपने चंद्रशेखर कौम की रावण लड़ाई नाम है लड़ना, उनका। चंद्रशेखर अपने कौम आजाद के आजादी बच्चों के की, हमारे अपने कौम सिपाही के रहे हैं आन और बान शहीद की हुए लड़ाई हैं। लड़ना, इस इशू को रोकते अपने हैं, कौम की रोकिए। इज्जत और अस्मिता की लड़ाई प्लीज लड़ना वेट। अपराध है। वकार साहब प्लीज वेट। मैं निर्मल जी से संतराम पूछ रहा हूं प्रजापति को कि मैं क्या जोड़ना चंद्रशेखर चाहता के हूँ। साथ हैं या दलित खिलाफ और हैं? शोषित समाज के नेता हैं और काफी लंबे समय से 17 जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं इनको शेड्यूल्ड कास्ट में लाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। संतराम जी थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि किस कारणवश मैं- आपको लगता है कि इन जी, 17 पिछड़ी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल किया जाए, क्यों? जी 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 विजय जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 17 अति पिछड़ी जातियाँ मुख्य रूप से 2 जातियाँ हैं। एक मछुआ समुदाय की जाति है, एक कुम्हारी कला की समुदाय से जुड़ी हुई जाति है। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सारी दलित जातियों की विद कंप्लीट सर्वे ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड सिस्टम 1931 की जेज हट्टन की रिपोर्ट में जिन जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, जिन जातियों को कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिन जातियों को तालाबों में नहाने नहीं दिया जाता था, जिनके बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक कतार में बैठ के पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन सारी जातियों का एक सर्वे किया गया था उस समय के जनगणना आयुक्त जे.एच. हट्टन के नेतृत्व में। जिस जाति के साथ ये छूत का व्यवहार किया जाता था उस पर जाति मैंने तो की नहीं सुना कि स्टेट कभी वार राजभर, बनाई निषाद गई या है। प्रजापति या मल्लाह या कहार के साथ कोई उसी को छुआछूत बता की रहा गई हूँ हो? उसी को बता रहा हूँ मैं उसी को बता रहा हूँ 1931 की रिपोर्ट में जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जिस जाति के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ उस जाति को उस क्षेत्र के लिए एक्सटीरियर कास्ट में यानी बहिष्कृत, मुख्य धारा से बहिष्कृत जाति के रूप में चिन्हित किया गया। कुम्हार जाति यूनाइटेड प्रोविंस, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नाम के 2 प्रदेश हैं, उस समय उस यूनाइटेड प्रोविंस में एक्सटीरियर जाति के रूप में और मध्य प्रदेश के 5 जनपदों में एक्सटीरियर जाति के एक रूप में तथ्य से मैं चिन्हित आपको की गई अवगत थी। कराना चाहता हूं और जो प्रजापति उत्तर जी, प्रदेश, प्रजापति जी, हाँ, भारत जी, के जी, रजिस्ट्रार जी, जनरल ने जी, जी, आपके जी, दावे को और आपके जी, क्लेम जी, को जी। खारिज कर दिया है जी। और असंवैधानिक बताते हुए नहीं 2 खारिज बार किया, खारिज वही किया मैं है। बताना चाहता हूँ, वही मैं बताना चाहता हूँ किस आधार पर यूपी भारत की के सरकार या रजिस्ट्रार भारत जनरल की ने सरकार नहीं, इन 17 पिछड़ी जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट में जबरन ठेल कर आगे ले आएंगे? हाँ, भाई फिर शेड्यूल्ड मैं कास्ट बताता का जो हूं, शेयर है हाई आरक्षण कोर्ट में वो तो फिर कम होगा ना। या तो जी। 13 जातियां 17 ला रहे हैं, नहीं होगा। उनका रिजर्वेशन भी आए। पूरी मेरी पूरी बात तो सुनिए, दूसरे का हक मेरी क्यों बात तो लेने आ रहे सुनिए। हैं ये आप? सारी जातियां नहीं, पूरी बात तो सुनिए। 1931 की जनगणना में ये सारी जातियां 23% जो अनुसूचित जाति की संख्या है उस संख्या के हिस्से में शामिल है। और उत्तर प्रदेश में 68 जातियां चिन्हित की गई थी और 66 जातियों को नोटिफिकेशन किया गया है। 2 जो जातियां छूट रही हैं वो जनसंख्या में उनका हिस्सा शामिल है लेकिन लाभार्थियों में वो शामिल नहीं है। आप 17 की लड़ाई लड़ रहे हो अलग या से 2 की आबादी लड़ाई लड़ बढ़ाने रहे की हो? कोई पहले जरूरत तो नहीं। क्लियर करो, आप 17 के लिए लड़ रहे हो या 2 के ही लिए लड़ 70 रहे हो? जातियां, देखिए नहीं देखिए लड़ाई जो ये 17 जातियां 2 जातियां ही हैं, उनकी उपजातियों को मिला के ये 17 जातियां बनती हैं। जैसे मछुआ समुदाय की सारी जातियां जाति तो जाति है, उसमें अब 2 और 17 तो 17 माने जाएंगे। अब ऐसे तो दलित में कहिए कि दलित एक होता है, लेकिन दलित में भी अलग है, कैटेगरीज अलग है। देखिए वो जाति ही मानी जाएगी। दलित प्रजापति जी, जातियां ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। उपजातियां हैं जी। ये अब मैं उपजाति उस नहीं बात है। को क्लियर करना चाहता हूं कि मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार ये कुम्हार उपजाति सिर्फ नहीं एक है। जाति है। कुम्हार सिर्फ एक जाति बिरादरी है से आप ताल्लुक रखते हैं, प्रजापति कुम्हार सिर्फ समाज एक से, जाति है। उसको राजभर के साथ एक नहीं कर सकते। कुम्हार सिर्फ नहीं कर सकते शादी ब्याह नहीं, कुम्हार सिर्फ एक जाति है और कुम्हार जाति की मैं तो जनसंख्या एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1931 की जी 31 की जनगणना के हिस्से में शामिल है। अगर हम आते हैं, हमको शामिल किया जाता है तो हमें अलग से हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं विक्रम उपाध्याय जी। विक्रम जी थैंक यू सो मच, आपने डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों अचानक से दलित एजेंडा, दलित प्रेम बहुत जोर से घुमड़ रहा है। ऐसे लग रहा है दलितों के प्रति इतनी बारिश तो हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं जितनी मोहब्बत लुटाई जा रही है। कारण क्या है?
यही कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो है पूरी भूमिका, एक सरकार को जो अगले साल चुनाव होने वाला है उसमें उनको अपनी साख बचाने की बड़ी भूमिका है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी साख बचाए। जितनी 80 सीटों की उनकी एक एजेंडा है कि 80 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए ये साख बचाने की भूमिका नहीं है। कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है। तो जब कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस अस्तित्व बचाएगी कैसे? क्योंकि दलितों के समर्थन में उनकी लड़ाई खुद की लड़ाई नहीं है। जहाँ जहाँ भी दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं हुई आप देखेंगे, वहाँ अन्य राजनीतिक पार्टियाँ इस लड़ाई में शामिल हैं। कांग्रेस उधार की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में, मुंबई में या कई बड़े शहरों में दलितों के नाम पे कोई सभा कर लेना या उनके लिए आंसू बहा लेना, ये कांग्रेस के लिए समझ लीजिए एक तरह से मजबूरी है। क्योंकि 60 साल की राजनीति में उन्होंने ऐसी स्थिति नहीं की कि दलितों को यह लगे कि कांग्रेस ने हमारे लिए कोई बड़ा काम किया है। और दलितों के उत्थान में भी कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। जहाँ ये दीपक सिंह है, MLC हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, ये आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। मैं आप दोनों को कनेक्ट करता हूँ। यस दीपक जी, आप सवाल आप पूछिए। पूरा कांग्रेस के ऊपर बता रहे हैं, कांग्रेस पीछे खड़ी है। कहाँ किस स्टेट का अध्ययन किया, कहाँ कांग्रेस पीछे खड़ी है? आप किसके समर्थक हैं? नहीं, आप किसी पत्रकार से ये ना पूछे किसका समर्थक है। आपको सच्चाई सुनने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगा आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुझे लगा आप ऐसे प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा नेक काम कर रही है। दीपक जी का कोई आईना दिखा रहा था, उसमें भी आपको जो है नहीं अच्छा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं आपको अच्छा लग रहा है कि आपके चेहरा को बता रही है। आप पत्रकार दलितों को उत्पीड़न कर आगे चेहरा में दर्पण में आप अपने दिखाइए ना, जो सामने तो मैं आप सबसे कहूंगा, ज्यादा हुए हैं, बल्कि जर्नलिस्ट और मीडिया के क्रेडेंशियल्स पर जो लोग बार-बार सवाल उठाते हैं, भाजपा के पास खुद अपना आईना देखें। अगर दलितों का कोई उत्थान नहीं हुआ है तो ये कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इतने सालों के काम के बाद भी दलितों की स्थिति नहीं सुधरी है। ना उनका सामाजिक उन्नयन हुआ है, ना उनका आर्थिक विकास हुआ है। 4 साल में सवाल उठाए आपने, दलितों को कुआं में पानी नहीं भरने दिया गया, घुड़सवारी करने की हत्या कर दी गई। जी, अगर सुधर गया होता तो आज की चर्चा नहीं हो रही होती। दिया गया। अगर देश में आज दलितों की स्थिति सुधर गई होती तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। ये चर्चा का विषय क्यों हुआ? ये चर्चा इसीलिए हो रही है कि दलितों को आपके शासनकाल में 70 सालों में आपने पीछे किया है। जनता पार्टी सदैव दलित, आपने खाली गरीबी हटाओ कहते हुए गरीबों को हटा दिया है, अपमान किया है। आपके राज्य में जब सरकार साहब का सबसे ज्यादा अपमान आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी की दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार। मैं बीरेन सिंह को कनेक्ट करना चाहता हूँ। जस्ट वेट बीरेन जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े पेशेंस के साथ सबकी बात सुनी। इन दिनों दलित मोहब्बत परवान चढ़ रही है, और इस कदर परवान चढ़ रही है कि हर कोई खुले हाथों से, खुले मन से बाहें फैलाकर दलितों के लिए मोहब्बत लुटा रहा है। मैं थोड़ा कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कुछ समझ पाए क्या? देखिए ब्रजेश जी, दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में, करीब 24% के करीब मतदाता है। और बीजेपी ये चाहती है कि जो भी लोग एंटी इनकम्बेंसी के नाते नाराज हों उससे, वो उसकी भरपाई इन दलित वोटों से करे लोकसभा चुनावों में। और जिन दलितों के यहाँ लगातार ये लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनकी हालत 1 महीने बाद चेक कराई जाए कि क्या सुधार हुआ, तो सच्चाई पता लगेगी। हालांकि निर्मल जी को और बृजलाल जी को मंत्री पद का तोहफा मिला है और उनको सरकार के पक्ष में बोलना भी चाहिए, लेकिन जो असली समस्या है कि दलित के पास ना ज़मीन है कि खेती बाड़ी कर सके, ना रोजगार है, ना कोई काम धंधा है, मजदूरी से ही पेट पालता है या अधिया पे खेती किसानी करता है, थोड़ा बहुत अनाज से अपने बाल बच्चों का जीवन चलाता है। अधिया क्या होता है? तो इनका जीवन स्तर कैसे सुधरे इसके बजाय अधिया मतलब यह है कि किसी के बटाई पे ले लीजिए, किसी पे उधारी से ले लीजिए और सारा लागत वो लगाएं और माल आधा बांट दे, आधा दे आए मूल मालिक को। तो ये व्यवस्था में परिवर्तन खाने से और सोने से नहीं होगा। ये जरूर है कि उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है समाज में, और राजनीति में जिस तरह से काम होते हैं हर आदमी जानता है कि नेता कितना चालाक होता है। जिसके घर पे खाएगा पूरे गांव भर की निगाह वो चढ़ा रहेगा, और बाद में जब गांव वाले पीट पाट देंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं बीजेपी के नेता उनका। कुछ दिन तो इतना ही घूमेंगे, बाद में परेशान होंगे। देखिए विजय जी, नेता कितने होशियार होते हैं। एक नेताजी थे,
तो उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन डींग बहुत हाँकते थे कि बहुत अंग्रेजी आती है। तो उनके एक दोस्त ने कहा कि अच्छा वो खंबे के पास लड़की खड़ी है, उसको यहाँ बुलाओ अंग्रेजी में। तो बोले तो बहुत आसान है, बोले कम हियर। लड़की आ गई यहाँ, तो दोस्त ने कहा कि अब अंग्रेजी में इसको वापस उसी खंबे के पास भेजो। अब नेताजी फंस गए, अब इनको अंग्रेजी आती नहीं थी कि वैसे वापस करें, लेकिन होशियारी देखिए, नेताजी खुद दौड़ के उस खंबे के पास चले गए और वहां से बोले कम हियर। तो ये रास्ता निकाल लिया नेताजी ने। तो इस तरह की चालाकी वोट की खातिर भी होती रहती है। लेकिन अब जनता है, समझती है, मतदान करेगी तो बताएगी। इस देश में जात के आधार पर वोट पड़ते हैं। खाओ मुर्गा दारू सब चाहे जेके, वोट दियो हाथी पर। दलितों में ये बात चलती है। तो ये सब व्यवस्थाएं परिवर्तन लाने के लिए चाहे जितनी कोशिश की जाए, ये बातें चलती हैं और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये खिलावे पिलावे चाहे जितना, वो मुंह पे कहेंगे भी कि साहब आप ही को देंगे, लेकिन मतदान के दिन वो वोट कहाँ चला जाएगा तब पता लगेगा कि घर में रुकने का, खाने का कितना फायदा हुआ। बहरहाल सामाजिक समानता पर जो बात हो रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े, सबका खून लाल है, सब अपने भाई हैं, जो गरीब अमीर कोई नहीं। एक साहित्यकार हैं राजनीतिक, उन्होंने लिखा है ब्रजेश जी बहुत पहले, पूरा देश जानता है उनको, कि चांद जिसकी झोपड़ी में न उतरा हो कभी, मैं वहाँ पर ठहरना चाहता हूँ, और सूरज जिसकी देहरी पर न पहुँचा हो कभी, मैं वहाँ से गुजरना चाहता हूँ। और जहाँ सदियों आदमी का आदमी से फासला रहा हो, मैं वहाँ समाजवाद लाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे पत्रकार जो सामाजिक समानता और सामाजिक तौर पर पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने वाले बात करते हैं, उनकी बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस बड़ी बहस में। ब्रेक के फौरन जब बात लौटेंगे तब इस बात पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस आज से जो दलित अभियान शुरू कर रही है उसके पीछे मकसद क्या है और भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी काट क्या है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगला ज्वाइंट एजेंडा क्या होने जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या दलित थामेंगे राहुल का हाथ? योगी बिताएंगे दलितों संग रात। दलितों बिना नहीं बनेगी बात। किससे होगी दूरी, किसके होंगे साथ? दलितों के दिल में क्या है? क्या सामाजिक स्तर पर ऐसा हुआ है कि दलितों के अपने जीवन स्तर पर कोई सुधार हुआ हो, उनकी सामाजिक और आर्थिक, सोशियो और इकोनॉमी पोजीशन ठीक हुई हो, समाज में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी हो और निर्णय लेने वाली कम्युनिटी में उनको शामिल किया गया हो? मसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार इस तरह का एक मसला फैलाया गया कि रिजर्वेशन हटाया जा रहा है, रिजर्वेशन रिव्यू किया जा रहा है, प्रमोशन में आरक्षण के इशू भी उठाए गए, दलितों पर अत्याचार की भी बातें कही गई और कुछ दिखी भी। तो मसला इस बात का ये है कि क्या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि गोरखपुर और फूलपुर के परिणामों ने उसको इस बात का शौक दिया है कि दलित उससे हट रहा है? क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों एपिक सेंटर मुद्दों का दलित हो गए हैं? और क्या किसी भी कीमत पर और किसी भी वर्ग विशेष को भी नाराज कर भारतीय जनता पार्टी दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश और कवायद कर रही है? इसका जवाब आलोक अवस्थी देंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। गो अहेड आलोक जी। ब्रजेश जी, ये बात सही है कि दलित काफ़ी पिछड़ गया और देश में अब दलितों के में भी जागरूकता बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में भी लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, ये सबसे बड़ी बात है। निर्मल जी ने कहा था कि स्टैंड अप योजना में जो दलित उद्योगपति बनाने की बात है वो सही बात है और उसमें कई दलितों को लाभ भी मिला है, उनको प्रेफरेंस भी दी जा रही है। यहाँ तक कि जो मुद्रा बैंक योजना में जो हम लोगों ने करीब 12 करोड़ लोगों के आसपास जो है जिनको लोन दिया है, उसमें 65% महिलाओं में
सबसे अधिक दलित वर्ग के लोग आए हैं जिनको कि उनको रोजगार करने के लिए जो है वो मिला है। और ये जो है ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कहने से जो है कुछ नहीं होने वाला। आपने खाली दलितों को झुंझुनू दिखाया है, दलितों को कुछ नहीं किया। आपने खाली बाबा साहब का अपमान किया है और आपने कुछ नहीं किया। हम तो कर रहे हैं। हम जो गैस आज जो है उनके घर में जा रही है, जो बूढ़ी माँ हमारी जो है आंखों से आंसू निकलते थे, धुएं से आंख खराब होती थी, कांग्रेस के गैस घर पे हम जाकर दे रहे हैं, उसके घर में बिजली का रोशनी दे रहे हैं, उसके पास रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। उसके साथ में आऊंगा आपके पास। ब्रजेश भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस बार मुझे पहले मौका दे दें। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, आप बोलें, वकील बकार साहब बोलें जी। सबको रोक के आपको मौका दे रहा हूं, बोलें। देखिए बड़ी मेहरबानी। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जो 17 जातियों की बात हो रही है दलित में शामिल करने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सपा प्रवक्ता क्यों नहीं बोले। ये तो पिछले मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश जी कैबिनेट से और विधानसभा से पास कर चुके थे। मैंने कहा कि ये प्रयास ये 2004 से झंडा लेकर हिला रहे हैं, और जो इनके हाथ में है प्रमोशन, आरक्षण में प्रमोशन, ये उस पर कर नहीं रहे हैं। जो काम ये कर सकते हैं उस पर ये चुप्पी साधी बैठे हुए हैं, और जो पिछले मुख्यमंत्री कर गए ढिंडोरा पीटे दे रहे हैं। और एक अफसोस की बात कि 70 साल की आजादी के बाद कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत करने के बाद और बीजेपी ने ये दिया है कि बजाय जातियों की तरक्की होने के, बजाय जातियां तरक्की करने के, और उल्टा 17 जातियों को दलित में शामिल किया जा रहा है। उल्टा ये होना चाहिए था कि जो दलित जातियां थी वो ऊपर निकल के आती हैं, कहती है अब हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि जो है उनको और दलित बनाया जा रहा है। सर, ये हमारे देश के लिए बदनसीबी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में अब कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है। आप तो देश तोड़ने की बात करते हैं, नहीं बनेगी, कहते हैं कि 15 मिनट मुसलमानों को छोड़ दो, जो है हम देश को आजाद करा देंगे। तो ये किस तरह की भावना की आपकी पार्टी है, उसका क्या आधार है यहाँ पे? और आप बता रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा जो है देश तोड़ रही है। अरे आप अपने देखिए, आपका आइडियोलॉजी क्या है, मिल गया, आपके नेता क्या बोलते हैं, अपने नेता का बताइए जरा क्या बोलते हैं। वकार साहब, मुझे लगता है आपको पर्याप्त जवाब मिल गया है। सर, हमारी आइडियोलॉजी ये है कि सब तरक्की करें। जो लोग आप देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं, वोट हासिल हम लोग जो है सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऑलराइट, जस्ट वेट प्लीज। ऑलराइट, दीपक सिंह जी, अभी आपने कहा कि दलितों की स्थिति में सुधारने में कांग्रेस ने बहुत योगदान दिया। भाई दिया होगा, मुझे जितने हो सकता है कम जानकारी हो। 53 साल आपने इस देश पर आपकी पार्टी ने हुकूमत की, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आज से कांग्रेस दलित आंदोलन शुरू कर रही है। तो 53 साल हुकूमत करके आप कांग्रेस जो पार्टी दलितों को नहीं दे पाई, आज आप आंदोलन करके देने वाले हैं? या तो 53 साल आपने जो विकास किया दलितों का वो झूठ था या अभी झूठ है? ब्रजेश जी, 53 सालों का जिक्र किया। दलितों के पास जमीन नहीं थी, कांग्रेस सरकारों ने जमीन दी। उनके पास घर नहीं थे, इंदिरा आवास योजना के तहत दलितों को घर दिया। पंचायतों से लेकर लोकसभा तक दलितों को प्रतिनिधित्व दिया, या कांग्रेस ने काम किया। आप वर्तमान की बात इसलिए हम कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं, आज देश के हालात ऐसे हो गए हैं 4 सालों में बस जो आज देख लीजिए ना, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े, ब्रजेश जी, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। इन पिछले 4 सालों में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ है, जितना उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, खाली हरियाणा का देख लीजिए, 256% दलितों पर अत्याचार कांग्रेस सरकार में हुआ 10 सालों में। और आपने दलितों को खाली नौकर बनाया है, हम मालिक बनाना चाहते हैं उनको। ऑलराइट, यस, अब्दुल हफीज गांधी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दलित मित्र पता नहीं क्या क्या अवार्ड से नवाजा जा रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बजट में SC/ST कंपोनेंट होता है, पिछले 4 साल में बहुत कम होता जाता है, क्योंकि सारी योजनाएं SC/ST कंपोनेंट से बजट में चलती हैं। आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil में स्कॉलरशिप देते थे दलित छात्रों को, वो स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद पड़ी है। छात्र कहां से पढ़ेंगे, कहां से विकास होगा? और ये मैं आधिकारिक आपको डाटा बता रहा हूं, कोई भी इसको निकाल कर देख ले, पिछले 4 सालों में स्कॉलरशिप बंद पड़ी है, नहीं दी जा रही है। SC/ST कंपोनेंट को कम किया जा रहा है। तो किस तरह का सम्मान दे रहे हैं? सिर्फ बातों से, सिर्फ घर में खाना खाने से और राजनीतिक बातें करने से क्या दलितों का उत्थान हो जाएगा? अगर दलितों का उत्थान करना चाहते हैं तो स्कीम्स को इंप्लीमेंट कीजिए, पैसा दीजिए, बजट दीजिए। सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं बंद की है, टोटल भारत सरकार के बजट में 25% कटौती। ब्रजेश जी, सबको समझना होगा, सभी पार्टियों को, कि देश में दलितों का गुस्सा है।
और उनके जो मुद्दे हैं, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो SC/ST एक्ट का मुद्दा हो, चाहे वो रोस्टर, अभी विश्वविद्यालय में रोस्टर खत्म हो गया आरक्षण, चाहे वो निजी क्षेत्र में नौकरियों को ले जाने का मामला हो, सब मिला के जो दलितों के एजेंडे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को समझना होगा। पदोन्नतियों में आरक्षण का बिल अगर नहीं पास हुआ, कांग्रेस भी उसके लिए जिम्मेदार है, और आज 4 साल से लंबित तो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार है, और सपा भी उसके लिए जिम्मेदार है। वो मान रहे हैं कि हमने गलती करी थी और बीजेपी जो गुड जेस्चर दिखा रही है दलितों के प्रति, जैसे डिप्टी CM चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। आज मैं देखा कि डिप्टी CM साहब केशव मौर्य साहब ट्वीट किए हैं कि मेरे परिवार जैसा रहा, भोजन बड़ा अच्छा था, और अमित शाह जी ने कभी मैंने देखा 2-4 ट्वीट लेकर आए, क्या बड़ा स्वादिष्ट। नहीं, शेड्यूल कास्ट के घर खाना खाने के बाद ये लोग क्या ट्वीट करते हैं थाली वाली में खाते हुए, अरे सम्मानित कर रहे हैं भैया, अरे अपमानित कर रहे हैं, और जो कलावती क्या कांग्रेस गई थी, राहुल गांधी कलावती क्या गए थे, कभी आपने कलावती की बात करी है क्या? कभी आपने कलावती की बात करी है क्या? बता रहे कैसे अपमानित कर रहे हैं। देखिए, अरे हाफिज जी कैसे अपमानित कर रहे हैं। अरे भाई, अरे आप बोलिए, अरे भाई एक बात बताइए, कभी अपने घर में भी खाना खाते हुए ट्वीट कर दो, देख ले आपकी थाली कैसी है भाई। हमारे घर में खाना खा के रोज ट्वीट कर रहे हो, जो देखो ट्वीट पे ट्वीट, खाना खाया दलित क्या, दलित क्या। अरे अपने यहाँ जब खाना खाओ ट्वीट कर दो, हम देखें तुम्हारी थाली कैसी है, तुम्हारा खाना कैसा है, तुम्हारा चम्मच कैसा, तुम्हारा गिलास कैसा है। जैसा आपका चम्मच है, जैसा आपकी थाली है, वैसे हमारी थाली है। क्या रोटी में बंटवारा कर दो क्या? रोटी में कोई बंटवारा नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? जब कांग्रेस का खाना खड़े होते हो, कलावती बात क्यों नहीं करते हो? अगर हमारे घर का ट्वीट नहीं करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोक जी, अगर हमारे घर का ट्वीट करो तो समानता में अपने घर का भी ट्वीट करो, वो आप नहीं करोगे, क्योंकि ट्वीट करके खाली दिखाना चाहे तो दलित के घर में खाना। अभी तो मैं आज देख रहा था केशव मौर्य जी जहां खा रहे हैं, मैंने जब इसको इलाज करके देखा, अब तो खाने पर नहीं, अरे ब्रिजेश जी बड़ा भारी सवाल। देखे 12 लोग खा रहे हैं, सबका गिलास चम 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 चम। हमने कहा हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं, अगर 10 गिलास ढूंढना पड़े तो मांगना पड़ता है, जब कोई आ जाए भैया एक साइज का मिल जाए, और सब चम 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 गिलास, सब स्पॉन्सर्ड खाना है। मतलब इसका मतलब, अरे भाई आप क्या मानते हो कि दलित, इसका मतलब आप मानते हो कि दलित के घर में खाना खाने से एकदम बेचारे बड़ा एहसान कर रहे हो? तो उनके देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सख्त विरोध करता हूं। नहीं, बिल्कुल सख्त विरोध करता हूं आपकी बात का। आपका बात सख्त विरोध करता हूं। बिल्कुल नहीं आलोक जी, आपके समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने क्या किया उसके लिए? आप मायावती जी को 4 बार सत्ता में आप लाए, मायावती ने क्या किया उसके लिए? आप बताइए, आपकी पार्टी थी, आपकी पार्टी, बिल्कुल आपकी पार्टी है, आप बिल्कुल नहीं आलोक जी, आपकी पार्टी ने क्या किया? बात कर रहे हैं भैया, आपने अगर चिंता की होती, आपने अगर चिंता की होती, तो दलितों की स्थिति में आप बता रहे हैं। आप गुमराह मत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी और सबको आपकी पार्टी दलित को राजमंत्री बनाए, भाजपा के लोग साथ में ले जाते हैं, खाना अपना बाहर से ले जाते हैं, ऐसे दलितों क्या गए मत कीजिए प्लीज। ऑलराइट, लालजी प्रसाद निर्मल जी भी जुड़े हैं डिबेट में। निर्मल साहब एक बात बताओ, आप दलितों के घर खाना खाने से क्या दलितों की स्थिति सुधर जाएगी? ब्रजेश जी देखिए, दलितों के विकास का मापदंड, ये जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं और अथवा ये जो खान पान की व्यवस्था है, इससे कोई संबंध नहीं रखता। किस सरकार में कितने दलित उत्पीड़न हुए, यह अनावश्यक चर्चा है। सवाल यह है, आज आप सुनिए कल तक आप आवाज अनावश्यक लग रही है। बहुत अफसोस की बात है, आज आपको ये चर्चा अनावश्यक लग रही है। हाँ, बात तो सुनिए, आप सुनिए तो देखिए, शांत हो जाए, आप बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, बात सुनिए, इसके बाद जवाब दीजिए। बोले आप बोले। मैं ये कह रहा हूं कि 70 साल गुजर गए दलितों के, सब लोग प्रहसन कर रहे हैं दलितों के साथ। इस देश में एक भी दलित उद्योगपति क्यों नहीं बन पाया? एक संपादक आज क्यों नहीं है दलितों का? हजरतगंज में एक दलित की दुकान क्यों नहीं है? कनॉट प्लेस में दलित क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इन सारे सवालों पे कभी चिंतन किया है? इस सरकार में इतने दलित उत्पीड़न हो गए, इस सरकार में इतने दलित उत्पीड़न हो गए, राहुल गांधी उनके यहाँ भोजन कर। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, विक्रम उपाध्याय आप आर्थिक योजनाएं लेकर के क्यों नहीं आए? सारे राजनीतिक दल, विक्रम उपाध्याय जी, क्या सारे राजनीतिक दल दलितों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? मैं विक्रम जी को लेना चाहता हूँ प्लीज। यस विक्रम जी, गो अहेड।
मैं सर दो पहलू पे बात करना चाहता हूँ। पहला ये है कि आप देखिए दलितों के नाम पे जब राजनीति शुरू हुई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से देख लीजिए, लेकिन निर्मल जी ने कुछ कोर इश्यूज अच्छे उठाए हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए जी। और बहुत जब चल नहीं पाई और किसी न किसी जाके किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल में उनका विलय हो गया, और वहाँ से जो बड़े राजनीतिक दलों ने दलित नेताओं को संतुष्ट करने का काम किया, न कि दलित जनता के उद्धार का काम किया। ओके, ये सबसे बड़ी फेलियर रही है कि दलित राजनीति थोड़े दिन चलने के बाद किसी न किसी पार्टी में उसका विलय हो जाता है जी। और जब विलय हो जाता है तो उस पार्टी का नेतृत्व जो सर, मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं संतराम प्रजापति को जोड़ता हूँ। यस, संतराम प्रजापति जी, आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड, बोलिए संतराम जी, बोलिए। जी ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 17 अति पिछड़ी जातियों के संबंध में हमारी याचिका संख्या 51/409/2016 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हमारी मांग को स्वीकार किया है। नहीं, हमारी मांग को स्वीकार किया है और केंद्र सरकार को 2 महीने में निर्णय लेने के लिए आदेश किया था। 6 दिसंबर 2016 से हमारा केंद्र सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हमारा प्रत्यावेदन विचाराधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। तो दलित एजेंडा क्या है, आप स्वयं निर्णय करें, और कौन सी सरकारें क्या चाहती है, ये भी निर्णय आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दलित थामेंगे राहुल का हाथ? योगी बिताएंगे दलितों संग रात। दलितों बिना नहीं बनेगी बात। किससे होगी दूरी, किसके होंगे साथ? दलितों के दिल में क्या है?